हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज मैं जो लेकर आया हूं वह है यौगिक, जिसे हम अंग्रेजी में कंपाउंड भी कहते हैं। आज मैंने पहले से तैयारी कर रखा है ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे, वीडियो लंबा नहीं हो। तो यौगिक के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पदार्थों के प्रकार के बारे में, जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यौगिक, कंपाउंड क्या है। तो जो यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संयोजित किया जाता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी इसका परिभाषा हो गया यौगिक का कि जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलेंगे और रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, जिसको हम लोग कहेंगे यौगिक। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए जल। ये जल है जो हम लोग दैनिक जीवन में व्यवहार करते हैं। तो उसका सूत्र होता है H2O, यानी ये एक यौगिक है क्योंकि इसमें दो तत्व मिले होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। यहाँ देख सकते हैं H2 प्लस O2, ये अभिक्रिया का साइन होता है और दोनों मिल करके बनता है H2O। तो इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके और जल का निर्माण करते हैं। तो जल जो होता है वो यौगिक कहलाता है। यौगिक का एक विशेष गुण है कि ये एक नए पदार्थ बन जाता है। इसमें हाइड्रोजन का गुण नहीं होगा, ऑक्सीजन का गुण नहीं होगा, और ये जल बिल्कुल अलग गुण का पदार्थ होगा, जिसको हम लोग यौगिक कहेंगे। उसी प्रकार का एक उदाहरण ले लीजिए नमक, जिसको संकेत के माध्यम से हम लोग NaCl दिखाते हैं, जिसमें दो तत्व होता है, एक सोडियम होता है और एक क्लोरीन होता है, और दोनों मिल करके बनाता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम तत्व है, क्लोरीन भी तत्व है, ये धातु है, ये अधातु है, और दोनों मिल करके और एक लवण का निर्माण करते हैं, जिसे नमक कहा जाता है, और ये एक यौगिक है। चलिए, तो हम लोग यौगिकों को जब रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं तो संकेतों के माध्यम से दिखाते हैं। तत्व के संकेत के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़े थे, कौन सा तत्व किस संकेत से दर्शाया जाता है, संकेत दर्शाने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो आज हम लोग उन तत्वों के संकेतों का उपयोग कर अणुसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो यौगिकों को जब संकेतों एवं उसमें उपस्थित अणुओं, उसमें अणु और परमाणुओं को भी दर्शाते हैं, अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या से प्रदर्शित करते हैं, उसे अणुसूत्र कहते हैं या एटॉमिक फार्मूला कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ है सोडियम ऑक्साइड और इसका सूत्र है Na2, यानी सोडियम का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु। उसी प्रकार है सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक है, NaCl, इसमें सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु। अब हम लोग कह सकते हैं कि अणुसूत्र से हमें क्या पता चलता है, अणुसूत्र क्या बतलाता है। तो सिंपल है, साधारण सा चीज है कि अणुसूत्र उस यौगिक में उपस्थित तत्वों को बतलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम तत्व है और क्लोरीन तत्व है। इसके बाद उसकी परमाणुओं की संख्या को बताता है, यानी सोडियम का एक परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु है। उसी तरह से एक और उदाहरण ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे पड़ा है इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें तीन तत्व है। कौन कौन?
कार्बन है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ मैंने दिखला दिया है। ये कैल्शियम है जिसमें कैल्शियम का एक परमाणु है, कार्बन है उसका एक परमाणु है और ऑक्सीजन है उसका 3 परमाणु है। इस तरह से कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के और बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक यौगिक है। चलिए, तो आगे हम लोग जानते हैं कि अणुसूत्र कैसे लिखते हैं और अणुसूत्र का नामकरण कैसे करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में कहिए, हम लोग को अणुसूत्र लिखना। जब भी आप तत्वों, धातुओं, अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो आपको रासायनिक समीकरण को सूत्रों के माध्यम से ही लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि उसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जब भी अणुसूत्र लिखते हैं तो उसमें धन मूलक और ऋण मूलक, दो मूलक के व्यवहार किए जाते हैं, एक पॉजिटिव रेडिकल्स और निगेटिव रेडिकल्स। अब ये रेडिकल्स क्या हैं, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी मैं जानकारी दे दूं कि वो एक तत्वों का समूह होता है जिसमें निगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋण आवेश होता है उसमें कहिए, और जो धन मूलक होता है उसमें पॉजिटिव आवेश होता है। जैसे यहाँ दिखला दिया है, सोडियम में प्लस है, जिसका मतलब है कि इसमें धन आवेश है, और ऑक्सीजन है जिसमें दो ऋण आवेश है। दो दिखना का मतलब है कि, और इस तरह से यहाँ सोडियम का एक परमाणु जिसमें प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन का दो परमाणु जिसमें माइनस चार्ज है, लेकिन दोनों मिल करके जब सोडियम ऑक्साइड बनते हैं जो कि एक यौगिक हो गया, तो इसमें देखिए, इसमें लिखाता है Na2। समझ गए होंगे कैसे लिखाया, या नहीं समझे होंगे तो मैं आगे समझाता हूँ। सोडियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का दो, लेकिन जब सोडियम ऑक्साइड लिखाएगा तो सोडियम का दो परमाणु होता है। तो इसका लिखने का जो तरीका होता है वो जान लीजिए कि प्रत्येक मूलक की एक वैलेंसी होती है, संयोजकता जिसको कहते हैं। ये वैलेंसी संयोजकता क्या है, इसके बारे में विस्तृत आप आगे बढ़ेंगे, कैसे वैलेंसी बनाई जाती है, कैसे निकलती है, लेकिन अभी आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए आपको याद कर लेंगे। तो आगे बता देता हूँ। जैसे अणुसूत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कौन सी बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि संयोजकता, वैलेंसी की अदला बदली होती है, यानी धन मूलक का जो वैलेंसी होगा हम लोग ऋण मूलक पर लिखेंगे, और ऋण मूलक का जो वैलेंसी होगा वो धन मूलक की ओर लिखेंगे। दूसरा जो बिंदु याद रखने वाली है वो है कि संयोजकता तत्वों के संकेतों के नीचे लिखा जाता है। नीचे का मतलब है, जैसे ये देखिए, ये सोडियम है तो इसके नीचे इस तरह से 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो इसके नीचे 2 लिखेंगे वैलेंसी को। और मूलक में दो या दो से अधिक यदि तत्व होते हैं तो उसमें कोष्ठक का व्यवहार किया जाता है। हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। आगे मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ याद रखिएगा। जैसे धन मूलक है, हाइड्रो संयोजकता यहाँ है, ये ऋण मूलक है, संयोजकता है, इसको आप याद कर लेंगे, और जब याद रखेंगे तो लिखने में आपको सुविधा होगी। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बारे में जान लीजिए कि हाइड्रोजन दोनों मूलक में आता है, धन मूलक में भी आता है और ऋण मूलक में आता है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ कहते हैं वाइगा बॉन्ड एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन को कहा जाता है अवारा गर्द तत्व, अवारा गर्द, अवारा गर्द तत्व, अवारा गर्द, अवारा गर्द तत्व। अब अवारा गर्द इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन धन मूलक में व्यवहार होता है और ऋण मूलक में भी व्यवहार होता है, दोनों तरफ व्यवहार होता है, इसलिए इसको अवारा गर्द तत्व
कहा जाता है। परीक्षा में अक्सर पूछता है कि कौन अवारागर्त तत्व कहलाता है, तो आप जवाब देंगे हाइड्रोजन, इसको कहेंगे, जिसका संकेत होता है H यानी हाइड्रोजन H। तो कैसे होता है बताऊंगा अभी। इसके बाद और जो धन मूलक हैं वो तत्व ही हैं, सारे तत्व हैं। एक यहाँ मूलक ये है जो कि प्लस चार्ज रहता है, ये एक मूलक कहला है, बाकी ये सब एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज इस पर चढ़ जाता है तो वो मूलक कहलाते हैं और धन मूलक की तरह व्यवहार करते हैं। तो मैं बता देता हूँ इसका संयोजकता कितना है। जैसे हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, सोडियम का संयोजकता 1 हो गया, पोटेशियम का 1 हो गया, कैल्शियम का 2 हो गया, मैग्नीशियम का 2 हो गया, बेरियम 2 हो गया, जिंक 2 हो गया, पीबी 2 हो गया, पारा 2, और कभी कभी इसका 4 भी होता है, इसका 4 भी प्रयोग में होता है। कॉपर का 1 और 2 होता है। ये लोहा है लेकिन लैटिन भाषा में इसका नाम फेरम है। इसका 3 वैलेंसी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, इसे याद रखेंगे। ये आगे बताऊंगा कैसे व्यवहार होता है। इसके बाद है अमोनियम, इसका 1 होता है। अब ऋण मूलक में चले आइए। हाइड्रोजन मैंने बताया कि अवारागर्त तत्व है, इसलिए ये ऋण मूलक में भी आता है। इसकी वैलेंसी यहाँ -1 होती है, यहाँ +1 होती है। और ऋण मूलक को हम लोग एक विशेष उपसर्ग या प्रत्यय कहिए लगा करके पढ़ते हैं। ये हाइड्राइट, जैसे हाइड्रोजन है तो उसको पढ़ेंगे हाइड्राइट। दूसरा जो ग्रुप है उसको कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन में 3 तत्व आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हाइड्रोजन के नाम पर हाइलाइड से पढ़ा जाता है, जैसे क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड। उसी तरह से ऑक्सीजन है जिसका संकेत O है और O का संयोजकता 2 होता है, और इससे हम लोग जब यौगिक में पढ़ेंगे तो ऑक्साइड पढ़ेंगे। उसी तरह सल्फर है, सल्फाइड पढ़ेंगे। इसके बाद OH मूलक है, ये यहाँ देखिए, यहाँ से ये सब अधातु कहलाते हैं और यहाँ से मूलक हमारा शुरू होता है। ये सब मूलक होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़े होते हैं। तो ये OH जो है इसे पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका संयोजकता 1 होता है। इसके बाद है कार्बोनेट, जिसकी संयोजकता 2 होती है। CO3, CO3 के पहले H यदि लगा देते हैं तो इसको 2 नाम से पढ़ा जाता है, एक बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन लगा होता है इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी संयोजकता 1 होती है। उसी प्रकार HO4 एक मूलक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं सल्फेट, इसकी वैलेंसी 2 होती है, संयोजकता 2 होती है। उसी प्रकार हो गया HO3, इसे पढ़ते हैं सल्फाइट, जिसकी वैलेंसी 2 होती है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सल्फर से सल्फाइड ड है यहाँ पर, और ये HO3 सल्फाइड ट है। तो अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं S और HO3 में, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। और उसके SO4 यानी सल्फेट के पहले हाइड्रोजन लग जाता है तो उसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट, जिसकी वैलेंसी 1 हो जाती है, संयोजकता 1 हो जाती है। सल्फाइड की वैलेंसी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फेट की वैलेंसी 1 है। इसके बाद आप आ जाइए फॉस्फेट PO4, जिसकी वैलेंसी है 3। फिर है PO3 फॉस्फाइट, इसकी वैलेंसी है 3, और एक केवल P एलिमेंट के रूप में भी रहता है नेगेटिव रेडिकल्स में ऋण मूलक में, जिसके हम लोग कहते हैं फॉस्फाइड। तो ये कुछ मूलक हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, जिनका प्रयोग आप रासायनिक सूत्र बनाने में करेंगे। ये अक्सर जब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने लगेंगे तो इन सूत्रों का व्यवहार होगा। अब देखिए मैं यहाँ एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ कि कैसे आप सूत्र लिखेंगे और कैसे उसका नामकरण करेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन ले लीजिए, एक
तत्व ले लीजिए हाइड्रोजन, और ये और इधर से ले लीजिए ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ आ जाएगा, मैंने बताया था पिछले कि ये जो है इनकी वैलेंसी अदला बदली होती है, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी इस पर आएगी, इसकी वैलेंसी इस पर आएगी। लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए यदि वैलेंसी 1 हो, यदि संयोजकता 1 हो तो नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। यानी हम लोग 1 है इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ देखिए 2 है, तो इसकी वैलेंसी हम लोग यहाँ इसके तत्व के नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार ये जो बन गया सूत्र, वो बन गया H2O, यानी वैलेंसी सही होता है। वैलेंसी इधर 2 है, यहाँ लिख देंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, एक, लेकिन एक नहीं लिखा जाता है, इसीलिए हम लोग केवल O लिख देंगे। और ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको पढ़ सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और ये आपका क्या है, जल, वाटर। सर इधर से कोई ले लीजिए, इधर से कोई, जैसे मान लिया सोडियम ले लेते हैं और इधर क्लोरीन ले लेते हैं Cl। अब सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, NaCl केवल लिख देंगे, Na और Cl। वैलेंसी कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इधर से सोडियम पढ़ेंगे, ये सोडियम हो गया, और ये क्लोराइड लगाएंगे, यहाँ कहेंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे दोनों तरफ से, इसका पेज मैं लिंक में डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, कोई भी पोटेशियम ले लीजिए, और इधर से और कोई लीजिए, सल्फाइड ले लीजिए या ऑक्साइड ले लीजिए, तो फिर के उसी तरह से, के की वैलेंसी 1 है, नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, लिखेंगे, हो जाएगा K2O। अब के क्या है, पोटेशियम है, तो इसको पढ़ेंगे पोटेशियम ऑक्साइड। चलिए अब एक सोडियम ले लेता हूँ, और एक इसको ले लीजिए हाइड्रोक्साइड OH। तो मैंने बताया कि कोष्ठक यदि होगा तो हम लोग ब्रैकेट का, 2 या 2 से अधिक होगा तो हम लोग ब्रैकेट का व्यवहार करेंगे, कोष्ठक व्यवहार। जैसे सोडियम का वैलेंसी 1 है, नहीं लिखेंगे, OH का वैलेंसी भी 1 है, नहीं लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा Na O और H। O हाइड्रोजन है, H ऑक्सीजन है, अलग अलग तत्व है, इसलिए अलग अलग संकेत करके लिखेंगे। और इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ले लेता हूँ, कैल्शियम ले लीजिए, और इधर से क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, यहाँ 2 तत्व है, इसलिए इसको, एक ही तत्व है इसलिए इसको यहाँ वैलेंसी लिख देंगे 2। और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, देख सकते हैं, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम से कैल्शियम पढ़ेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। एक दो उदाहरण और ले लीजिए। अब जैसे यहाँ ले लीजिए मैग्नीशियम, और यहाँ ले लीजिए बाइसल्फेट ले लीजिए, चाहे बाइकार्बोनेट ले लीजिए, HCO3, ये एक साथ मूलक है, और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2। तो यहाँ हम लोग चूंकि 3 तत्व इसके साथ जुड़ा है, इसलिए इसकी वैलेंसी यहाँ लिखेंगे 2। और कार्बन बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट का वैलेंसी 1 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसे लिखेंगे नहीं, यहाँ से लेकिन लिखेंगे नहीं, हो जाएगा MgHCO3 होल 2। यहाँ और उदाहरण ले लीजिए, एक अमोनिया है NH4, और लीजिए सल्फेट ले लीजिए,
SO4। तो अमोनियम का वैलेंसी 1 है, नहीं लिखेंगे, लेकिन सल्फेट का वैलेंसी कितना है? 2। तो ये अमोनियम मूलक है, 2 एक से अधिक तत्व हैं, 2 है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट देके लिखेंगे अमोनियम फॉस्फेट NH4 वोल्ट 2 SO4। और इसका नाम पढ़ेंगे अमोनियम। आशा है आपको समझ में आ रही होगी। इसको अमोनियम लिखेंगे, अमोनियम सल्फेट। इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम, हिंदी में लिखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों कह सकते हैं, बाई कार्बोनेट। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो सूत्र लिखते हैं हम सूत्र, वो कैसे लिख सकते हैं, और इसको काफ़ी प्रयास करना होगा आपको, ताकि आप अच्छी तरह से लिख सकें। और रासायनिक अभिक्रिया के समय इसका काफ़ी व्यवहार होता है, लिखना पड़ेगा आपको। कैल्शियम क्लोराइड लिखना पड़ेगा तो CaCl नहीं लिखेगा, CaCl2 लिखना होगा। अब एक विशेष चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ कॉपर और फेरस के बारे में, जिसकी वैलेंसी 2 है। तो कॉपर यहाँ लेंगे और ऑक्साइड लीजिए, चाहे सल्फाइड लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन की ले लीजिए। तो जब एक का व्यवहार करेंगे तो इसका उच्चारण हो जाता है Cu2O हो जाएगा। चूंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ ले रहे हैं, लिख लीजिए यहाँ कॉपर की संयुक्ता 1 है, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। अस प्रत्यय लगाते हैं। और जब कॉपर में 2 वैलेंसी का व्यवहार करते हैं तो ये हो जाएगा CuO। इसको पढ़ेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, पढ़ेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। उसी प्रकार जब लोहा का व्यवहार करें 2, 3, 4 तो FeO, यहाँ 2 वैलेंसी दोनों की हो जाएगी। यहाँ एक चीज और लिखिए, यदि दोनों की वैलेंसी 1 हो जाए, यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ, यदि दोनों तत्वों कहिए, अमूल को कहिए कि संयोजकता बराबर हो तो संयोजकता नहीं लिखा जाता है, संयोजकता नहीं लिखा जाता है। इस तरह से जैसे आपने यहाँ देखा, ये Fe का भी 2 ले रहा हूँ और ऑक्सीजन का भी 2 है, तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। और यदि Fe का संयोजकता 3 लेते हैं, Fe और ऑक्सीजन का 2 है तो यहाँ लिख देंगे, और ऑक्सीजन का 3 यहाँ लिख देंगे, तो यह जाएगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और जब 4 करेंगे तो हो जाएगा Fe3O, Fe3O4। यहाँ ऑक्सीजन की व्यवहार, ऑक्सीजन के वैलेंसी 3 व्यवहार किया जाता है, Fe3O4। इसको पढ़ते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। अब Fe3 क्यों हुआ? चूंकि वैलेंसी जब 2 है तो यहाँ दोनों हो जाता है, FeO भी होता है और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन है, तो ये हो जाता है Fe2 और 3, और यहाँ 3 और 1 4, Fe3O4। इसको कहते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। अब आप बाकी इसको समझ गए होंगे, और आज के लिए इतना ही।
फिर हम लोग एक नए वीडियो में कुछ और इसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।